चलिए बेटा, एक्सरसाइज 4.4 के अंदर का ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताता है, ठीक है ना। क्या दिया बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट्स ए आई जे आर गिवन बाय रिलेशन। तो आपको ए मैट्रिक्स लिखना है जैसे उसके एलिमेंट्स को डिफाइन किया उसका यूज करके। अब जो मैट्रिक्स आप लिखने जा रहे हो वो 3/2 वाला मैट्रिक्स है, मतलब उसके अंदर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको ए मैट्रिक्स जो लिखना है तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स आएंगे, पहला जो मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है, तो मतलब तीनों के अंदर भी अलग अलग मैट्रिक्स आएंगे। तो पहले के अंदर जो मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम आई और जे के बीच में ये वाला रिलेशन है, तो इसका यूज करके हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला वाला देखते हैं। सबसे पहले के अंदर हमें क्या लिखना है बेटा? मैट्रिक्स ए लिखना है, ठीक है। अब आपका जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3/2, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो A11 A12 A21 A22 एंड A31 एंड A32, ठीक है। तो आपको जो मैट्रिक्स लिखना है वो इस प्रकार का है जिसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स है। तो अब यहां पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस रिलेशन को फॉलो करते हुए आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर A11 निकालते हैं। A11 इस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स आएगा वो कौन से रिलेशन को फॉलो कर रहा है? पहला, ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर का हमें ए मैट्रिक्स लिखना है, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स इस वाले रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो रिलेशन क्या है? A11 का मतलब क्या? I माइनस जे डिवाइडेड बाई 5 माइनस आई होल स्क्वायर। मतलब क्या? I माइनस जे का मतलब क्या? 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर I भी 1 है और J भी 1 है, ठीक है। सो 1 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, तो ये तो बन जाएगा बेटा 0, ठीक है। फिर सेकंड A12 विच इज इक्वल टू, आपको लिखना है I माइनस जे, ठीक है। तो यहाँ पर I कितना है? 1, माइनस जे कितना है? 2, ठीक है। उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई मतलब 1, तो 1 माइनस 2 बनता है -1, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 4, तो आपको मिलेगा 1/4। तो इस जगह पर का एलिमेंट आपका आ रहा है 1/4। नेक्स्ट A12 हो गया, A21 निकालेंगे। A21 के अंदर क्या करना है? I माइनस जे मतलब 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई मतलब 2, इसका स्क्वायर है। तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3, 5 माइनस 2 3। फिर निकालेंगे A22, तो A22 कैसे निकालेंगे? I माइनस जे होल स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट निकालना है A31, सो I माइनस जे दैट इज 3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, सो ये मिल जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 2, तो 2 2 4। नेक्स्ट लास्ट है A32 वाला एलिमेंट, सो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर I माइनस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अरे सॉरी मैंने यहाँ पर I माइनस जे कर दिया है ना, 5 माइनस आई है यहाँ पर, ऊपर I माइनस जे है, यहाँ पर 5 माइनस आई है, तो आई है यहाँ पर 3, 5 माइनस 3 2, अच्छा फिर भी वही आया, चलो अच्छी बात है, ओके। फिर अब यहाँ पर क्या करना है? I माइनस जे कर दिया, अब यहाँ पर करेंगे I माइनस 5 माइनस आई दैट इज 3, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपने बेटा ये जो आपको मैट्रिक्स लिखना था ए, तो इस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स यहाँ पर जिस तरीके से डिफाइन किया वो दिया था, तो वो आपने देखा और उसको यूज करके आपने लिखा। तो देयरफॉर आपका फिर अब मैट्रिक्स कैसे रहेगा? तो लिखेंगे मैट्रिक्स को A11 0, A12 1/4, फिर A21 1/3, फिर A22 0, फिर A31 2, A32 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हमने लिख दिया है। तो नेक्स्ट, अब इसी प्रकार से आप इस वाले मैट्रिक्स को लिखे, ये वाला मैट्रिक्स लिखे, ठीक है। तो सेकंड वाला जब मैट्रिक्स लिखेंगे तब आप A11 निकालना है तो I की जगह 1 J की जगह 1 आएगा, A12 निकालना है तो I की जगह 1 J की जगह 2। इसी प्रकार से जैसे मैंने ये सॉल्व किया बस उसी को ऑब्जर्व करो और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2
के अंदर 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 10 मैट्रिक्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर बेसिकली पूछा गया है कि आपको इसका टाइप बताना है। तो थ्योरी क्लास के अंदर हम लोगों ने जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे, उन्हीं का यूज करके वो जो भी हम लोगों ने सीखा है तो वो हमारे अब दिमाग में है, तो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वी जस्ट हैव टू क्लासीफाई ऑल दिस 10 मैट्रिसेस इनटू डिफरेंट टाइप्स व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। सो पहले वाले को अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है बेटा, मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो, तो इसको कह लेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है ना। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होने के लिए हमारे पास कोई भी टाइप नहीं है, कोई इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये वाला एलिमेंट इसके अपोजिट साइन में है, ये वाला एलिमेंट इसके अपोजिट साइन में है, और ये वाला इसके अपोजिट साइन में है। अब डायगोनल जीरो होने के लिए इंपॉर्टेंस आता है। तो अगर आप देखेंगे डायगोनल जीरो है और एलिमेंट्स जो है वो अपोजिट साइन में है, अपोजिट नंबर्स है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, डायगोनल जीरो होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं और इस पोजीशन पर अपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर -4 है, 7 है तो -7 है, -3 है तो 3 है। आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, इस दिए गए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिए, फिर उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लीजिए। अगर आपको यही मिलता है तो समझ लेना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन देखते ही समझ में आ जाता है। सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक। ये बेटा कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा। एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है बेटा, और डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। याद है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, तो स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए मेन डायगोनल लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर, इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 7 नंबर की तरफ देखिए क्या हो रहा है, 7 नंबर में नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो है, ये मेन डायगोनल है, इसको छोड़ के ये ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो नॉन डायगोनल जीरो होने से सिर्फ काम नहीं बनता, आपको डायगोनल एलिमेंट की तरफ भी देखना होगा। अगर ये सारे के सारे एक दूसरे से मैच नहीं करते तो डायगोनल, अगर सबके सब मैच करते और वन नहीं है तो स्केलर, और अगर वन है तो यूनिट या आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए नॉन डायगोनल जीरो है लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, सो इसको कहा जाएगा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। और ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए ये आपका डायगोनल है, यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट सेम है, यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट सेम है, यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट सेम है। अब डायगोनल कुछ भी रहने दो, अगर ये वाले इस प्रकार से एलिमेंट सेम आ जाते इस पोजीशन के, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज सेम है। तो कौन से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम आएगा, ये कैसे समझ में आएगा बेटा आपको, तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी रहने दो, यहाँ का एलिमेंट सेम है, यहाँ का एलिमेंट सेम और यहाँ का एलिमेंट सेम है, मतलब यहाँ पर जो भी वही यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर है। अगर ऐसा है तो समझ लेना कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये बन गया सिमेट्रिक। और लास्ट देखिए, लास्ट के अंदर क्या हो रहा है बेटा, देखिए डायगोनल में कुछ खास विशेषता नहीं है, ना तो डायगोनल 1 1 है ना तो 0 है, लेकिन एलिमेंट को देखिए ये 0 है ये 0 है, ये 1 है ये 1 है, और ये 0 है ये 0 है। मतलब क्या, ये दोनों सेम है, फिर ये और ये सेम है, और ये दोनों सेम है, तो डायगोनल कुछ भी रहने दो, फिर से ये क्या बन गया, ये बन गया सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लासीफाई किया दिए गए मैट्रिसेस को। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि क्या दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होना है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो क्या होता है बेटा डेफिनेशन, कोई भी दिया गया मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालिए, और अगर वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर है। अब जैसे यहाँ पर पहला ये मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है, इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में से आएगा वर्टिकल लाइंस के अंदर, तो ए बी सी पी क्यू आर 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू एंड 2c माइनस आर। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका है आपके पास कि आप सीधा इसको एक्सपांड करेंगे, जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते फाइंड आउट करते अलोंग द फर्स्ट रो, या फिर अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ध्यान में है जो मैंने पढ़ाई थी, है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर देखिए, इसको देखिए, अगर ऐसे रहा तो आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे कैसे इसको कैसे कर लिख सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर, एंड इसको आप लिखेंगे 2a 2b 2c, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर ए बी सी पी क्यू आर माइनस पी माइनस क्यू एंड माइनस आर। ऐसा लिख सकते हैं, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी हुई है। दोनों रोज को एज इट इज रखना है, और जो भी नंबर दिया है एडिशन के फॉर्म में हो तो उसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वही वैल्यू इन दोनों के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के एडिशन करेंगे तो वही मिलने वाला है। तो ये इसके साथ में इक्वल है। अब क्या करेंगे आप लोग, तो आप लोग इसको इसमें से देखो 2 को आप बाहर, आपको पता है कि एक डिटरमिनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी की किसी भी रो या कॉलम के अंदर से आप किसी भी नंबर को कॉमन ले सकते हो। तो इसमें से आप रो को कॉमन, इस रो में से 2 को कॉमन लिया तो बचा ए बी सी पी क्यू आर एंड ए बी सी, प्लस यहाँ पर -1 को कॉमन लीजिए, प्लस -1 कर दीजिए ए बी सी पी क्यू आर एंड पी क्यू आर। तो क्या दिख रहा है आपको, आपको पता है किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पर ए बी सी फर्स्ट एंड थर्ड रो सेम है, यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड रो सेम है, मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, मतलब पूरा वैल्यू 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसी प्रकार आप देखो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में आसानी होगी, इसीलिए प्रॉपर्टीज दे रखी है। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है क्या, ओके। प्रॉपर्टी सीधे सीधे नहीं दिख रही है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है डिटरमिनेंट के अंदर। तो देखो इसको ये बड़े नंबर जैसे ही दिखेंगे तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की, इसमें से अगर इस रो को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा R3 माइनस R2 करेंगे, चेंज किसके अंदर करना है, R3 के अंदर करना है। कैसा करेंगे चेंज, तो R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 0 बचेगा और 5 बचेगा, मतलब ये दोनों रो सेम हो जाएंगे, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करके देखिए, प्रॉपर्टीज का यूज करो, जो भी करना है करो, है ना, और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो। अगर 0 आता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर, अगर नहीं 0 आता है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, यहाँ पर बोला है कि भैया के की वैल्यू निकालो अगर नीचे दिए गए मैट्रिक्स सिंगुलर है। इसका मतलब क्या बता रहे हैं कि अगर आप इनका डिटरमिनेंट लेंगे तो 0 आएगा। तो क्या दिक्कत है के का वैल्यू निकालने में, कुछ भी नहीं, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है तो आ जाएगा। और डिटरमिनेंट क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए, एक टॉपिक लिया है हमने, पूरा डिटरमिनेंट टॉपिक ले रखा है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मैट्रिक्स दिया हुआ है और के का वैल्यू निकालना है और वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, 0 है। तो अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो निकालिए, फर्स्ट रो के अलावा इसको एक्सपांड कीजिए,
और निकाल सकते हो k का वैल्यू। सही है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 3 मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने डिटरमिनेंट अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 के अंदर तो कुछ भी दम नहीं है। मैट्रिक्स ये दिया है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स क्या होता है, वही मैट्रिक्स होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, लेकिन अंदर क्या लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो दो ट्रांसपोज एक दूसरे को कैंसिल करके ओरिजिनल मैट्रिक्स को देंगे। कैसे, देखिए ए है 5 1 -1 3 2 0। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप लिखेंगे 80। तो ट्रांसपोज कैसे लिखा जाता है, या तो रो को कॉलम में लिखिए, हम लोग रो को कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 5 1 -5। फिर सेकंड रो को लिखेंगे सेकंड कॉलम में, तो इसका ट्रांसपोज ये बन गया। अब जो ट्रांसपोज मिला है उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो रो है वो बन जाएगा कॉलम, जो रो है वो बन जाएगा कॉलम, जो रो है वो बन जाएगा कॉलम। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है। तो इसलिए मैंने कहा था 5th और 6th में कुछ दम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एबीसी इफ फाइंड एबीसी इफ दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक है तो एबीसी की वैल्यू लिखिए। अब बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो ये पोजीशन के एलिमेंट सेम होते हैं, फिर ये वाला पोजीशन भी सेम होता है, ठीक है, और ये पोजीशन भी सेम होता है। तो अगर यहाँ पर 3/5 है तो यहाँ का एलिमेंट बन गया 3/5, मतलब बी का वैल्यू बन गया 3/5। फिर यहाँ पर -4 है तो ए का वैल्यू आ गया -4, और ये -7 है तो सी का वैल्यू बन गया -7। ठीक है, तो ए बी सी के वैल्यू आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट, फाइंड XYZ इफ इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और वही सिर्फ अपोजिट नंबर होते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी है उसके अपोजिट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर -5 आयोटा है तो यहाँ पर क्या होगा, 5 आयोटा होना चाहिए। यहाँ पर x यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ पर होगा -3/2, और यहाँ पर -√2 है तो यहाँ पर होगा +√2। तो मिल गया आपको, x का वैल्यू मिल गया -3/2, y का वैल्यू मिला 5 आयोटा और z का वैल्यू मिल गया +√2। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे मतलब आसान से क्वेश्चन थे, जिसको डेफिनेशन पता है वो इसका आंसर लिख सकता था ओरली। क्वेश्चन नंबर 9 के मैट्रिक्स में लिखता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग इट्स ट्रांसपोज, मतलब दिए गए सभी मैट्रिसेस के लिए यूजिंग इट्स ट्रांसपोज स्टेट वेदर इट इज अ सिमेट्रिक और अ स्क्यू सिमेट्रिक और नीदर। ठीक है, आपको जस्ट देख के नहीं बताना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर दोनों भी नहीं है, तो आपको उसका डेफिनेशन यूज करना है ट्रांसपोज वाला। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब a इज इक्वल टू -a'। तो ये चेक करके आपको बताना है। जैसे इस वाले मैट्रिक्स के अंदर अगर आप इसको a बोलते हो, पहले वाले को, अगर ये आपके लिए a है तो मैं सीधा इसका at लिखता हूँ, दैट इज ट्रांसपोज लिखता हूँ। इसको आप a' से भी डिनोट कर सकते हो। तो इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम। पहले रो को मैंने पहला कॉलम लिख दिया, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, और तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम। तो ऐसे हम लोग इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। तो देखिए क्या ये सेम है, 1 2 -5 2 -3। ठीक है, तो ये a, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 80। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने ट्रांसपोज की हेल्प लेके बताया है। वैसे हम डायरेक्टली कैसे बता सकते थे, यहाँ का एलिमेंट देखिए, यहाँ का देखिए, यहाँ का देखिए, यहाँ का देखिए, यहाँ का देखिए, सेम है सिमेट्रिक। ठीक है, और ऑपोजिट साइड में है तो स्क्यू सिमेट्रिक। इस प्रकार से आपको देखना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये ऑपोजिट साइड में है तो स्क्यू सिमेट्रिक क्यों नहीं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। स्क्यू सिमेट्री में क्या लगता है बेटा, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब ये 2 4 3 है, लेकिन ये 5 है तो ये -5 है, ये 1 है तो ये -1 है, 6 है तो -6 है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। तो आप इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप ट्रांसपोज लेके देखेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। जैसे देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये सेम थे इसलिए आ गया। अब ये इसको बी मानते तो इसका ट्रांसपोज BT क्या आएगा, ट्रांसपोज फर्स्ट रो है 2 5 1 कॉलम बन जाएगा, -5 4 6।
और -1 -6 एंड 3। अब देखिए कुछ सेम दिख रहा है आपको, यहाँ का फर्स्ट रो देखिए, यहाँ का फर्स्ट रो देखिए, दोनों अलग है। तो इसका मतलब क्या, B इज नॉट इक्वल टू BT एंड देयरफॉर ये सिमेट्रिक नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 है और इसका नेगेटिव ये है, इसका नेगेटिव ये है और इसका नेगेटिव ये है, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन आपको ट्रांसपोज से बताना है, तो इसका आप ट्रांसपोज लीजिए, फिर जो ट्रांसपोज आएगा उसका नेगेटिव लीजिए, और ये और वो दोनों मैच होते हैं कि नहीं देखिए, फिर आप बता पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन सारे के सारे इजी थे, लेकिन ये आपको मैट्रिक्स समझ में आया है कि डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझ में आए हैं कि नहीं, ये चेक करने वाले थे। अब लास्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए। हमें पता है ऐसा मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 वाला मैट्रिक्स है, और डिफाइन कैसे किया है, Aij इज इक्वल टू, मतलब एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, आई में से जे को सब्ट्रैक्ट करके। तो A11 की जगह का एलिमेंट्स कैसा रहेगा, 0। A12 की जगह पर i माइनस जे, दैट इज 1 - 2, मतलब -1 आएगा। फिर A13 की जगह पर क्या आएगा, 1 - 3, दैट इज -2। A21 की जगह पर क्या आएगा, 1। A22 की जगह पर 0। फिर A23 की जगह पर -1। फिर A31 की जगह पर 2। A32 की जगह पर 1 और A33 की जगह पर 0। अब पूछा है कि स्टेट वेदर ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सीधा देखकर समझ में आता है कि डायगोनल सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है, यहाँ का नंबर है उसके अपोजिट नंबर यहाँ पर है, -2 है तो अपोजिट नंबर यहाँ पर है, -1 का अपोजिट नंबर यहाँ पर है, इसका मतलब ये है स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आई बात। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, हमारा एक्सरसाइज 4.4 खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है 4.5, तो वो डिपेंड है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझते हो ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बस इतना ही देखना है इसके अंदर, और फिर मल्टीप्लिकेशन सेपरेट देखेंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज, फिर एक्सरसाइज तो है अभी, है ना, काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। गुड बाय।